Good morning, student. This is the second part of your revision टेस्ट रिवीजन वीडियो. ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है. ठीक है, हिस्ट्री का. ठीक है, 8th क्लास. देन उसके बाद चैप्टर नेम ऑफ इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड से जो है वो टेरिटरी पे रूल एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया, चैप्टर की रीडिंग आपको करवाई कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो आप उसी तरह से जो है वो क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करते हुए, ठीक है, आप चैप्टर की रीडिंग लेंगे. और इसी तरह से जो है आपको, जैसे मैंने आपको 1857 के बताए थे, उसी तरह से आपकी हेल्प के लिए जो है वो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको साथ साथ में बताते भी चले जाऊँगी. तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, तो आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जो है आप सिर्फ PDF के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. तो बच्चे, मैं आपको फिर से बार बार यही कह रही हूँ कि आप जो है वो वीडियो जो मैंने पहले सेंड की हैं जो पॉइंट की हैं, आप उनको सबसे पहले क्लियर कीजिए. दैन उसके बाद आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे. चैप्टर की रीडिंग करने के बाद आप PDF के क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे. और PDF के क्वेश्चन आंसर लर्न करने के बाद आपको जो है वो चैप्टर की रीडिंग लेनी है अच्छे से. आपको चैप्टर की रीडिंग लेनी है. अगर आप चैप्टर की रीडिंग नहीं लेंगे तो आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. और क्योंकि बच्चे आपका ये जो 12th क्लास, अगर आप ये हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका क्या है कि ये आपका बेस है. ठीक है, ये जो आपकी 8th क्लास की है वो इंटरेस्टिंग भी है और आपका बेस भी है. तो बच्चे अगर आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए तो आप आगे जो है वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे. आप कहीं पर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके क्या है कि मेन आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 8 से रिलेटेड होते हैं मेनली देखा जाए तो. देन उसके बाद अगर 12th में अगर आपके जो बड़े भाई हैं जिनके पास आर्ट्स हैं तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो. वो आपको सजेस्ट करेंगे कि 8th की जो है वो आपकी 12th में एज इट इज़ आपकी जो है वो हिस्ट्री है. तो आप तो बच्चे, इसलिए आप इन चैप्टरों को अच्छे से क्लियर कर लेना. ठीक है, आपको जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, तो बच्चे जो है सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 आता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. उसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेम सिराजुद्दौला कमांडर्स हु नेवर फॉट द बैटल ऑफ प्लासी. यानी कि जो सिराजुद्दौला था, जो कमांडर, नेम सिराजुद्दौला कमांडर, यानी कि सिराजुद्दौला का जो था, जो बंगाल का नवाब था, उसका जो कमांडर था वो क्या नाम था उसका, जिसने कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो नहीं लड़ा था. ठीक है, नेम सिराजुद्दौला कमांडर हु नेवर फॉट द बैटल ऑफ प्लासी. इसका आंसर है बच्चे जैसे मीर जाफ़र, जब भी मैं आपको चैप्टर में रीडिंग करवाऊंगी. ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, नेम द नवाब ऑफ बंगाल हु वाज असेंडेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. यानी कि जो मतलब नवाब, उस नवाब का नाम बताइए जो कि आपका बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है वो किया गया था. ये है नाम आपका सिराजुद्दौला. ठीक है, देन उसके बाद है व्हाट वाज द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका मेन मोटिव क्या था. ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. ठीक है, क्या उनका मेन व्यू था, क्या वो चाहते थे. ठीक है, तो बच्चे ये है आपका एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड को वो ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे, जैसे मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग में बताया था. तो इस टाइप से जैसे मैंने उस टाइम उससे बताया था आपको, तो इस तरह के आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, कि मेन मोटिव क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो चाहते थे कि भाई ट्रेड को एक्सटेंड किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए. एक्सपेंशन मतलब फैलाया जाए. ठीक है, देन उसके बाद है आपका व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द टाउन ऑफ प्लासी. यानी कि जो प्लासी था, आपने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा आपने. ठीक है, तो जहाँ पर ये वॉर हुआ था
उसको उसी के नाम से जो है इस वॉर को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, बैटल ऑफ प्लासी। तो बच्चे क्या है कि इस ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द टाउन ऑफ प्लासी, यानी कि जो प्लासी था, जो शहर था, उसका ओरिजिनल नाम क्या था। जैसे आगे मैं आपको कालीकट का भी बताऊंगी, जिसको कि आज के टाइम में कलकत्ता बोला जाता है। तो इस तरह से जो है इनके जो ओरिजिनल नाम थे उन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो ये नाम जो था वो था पलासी, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद है आपका मेंशन द रीज़न बिहाइंड बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि जो प्लासी का बैटल हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसका मेन रीज़न क्या था, उसके पीछे क्या मुख्य कारण था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग पेइंग द ड्यूटीज़ बिटवीन द नवाब and the British, who was the role of a conflict regarding पेइंग ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि देखिए जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, आप एक मर्चेंट हो, ठीक है। तो आपको क्या है कि इंपोर्ट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी, दोनों पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, जो ट्रेडर्स थे, वो जो है टैक्स पे करना नहीं चाहते थे। चीप रेट पे यहाँ पर चीज़ों को परचेज़ करते थे, और यूरोप में हाई रेट पर जो है उनको मतलब सेल कर देते थे। तो बच्चे क्या है कि ये जो मेन रीज़न था आपका वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद होना, ठीक है। तो ये रीज़न था कि कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग, यानी कि जो मतभेद था उसके अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड पेइंग ऑफ ड्यूटी, यानी जो टैक्स था बिटवीन द नवाब एंड द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश और नवाब के बीच में जो टैक्सेस को पे करने का जो इशू था वो मेन इशू था, ठीक है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो थिंग्स को जो है चीप रेट पर जो है वो खरीदते थे और जो है हाई रेट में यूरोप में बेचते थे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो क्या था कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे ही जो है वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो ये जो उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन रीज़न था। देन उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ ए पपेट नवाब इन द कोर्ट। पपेट होता है बच्चे जैसे आपका जैसे कठपुतली होती है, यानी कि जैसा चाहे उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो क्या था कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ए पपेट नवाब, यानी कि जो कठपुतली की तरह जो है वो यूज़ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसा वो चाहे रूल और रेगुलेशन बनाकर उससे फॉलो करवा सकते थे। तो ये है कि कोर्ट में जो पपेट की तरह नवाब था, ठीक है, जिसकी कोई भी अपनी जो है वो कोई भी व्यू नहीं होते थे, उसका क्या रोल था। टू असिस्ट द ब्रिटिश बाय ग्रांटिंग दैम स्पेशल प्रिविलेजेस एंड ग्रांट। इसका मेन रीज़न ये था कि भाई वो जो नवाब था उसको पपेट इस तरह इसलिए बनाना चाहते थे कि जो है उन्हें जो है ट्रेड में स्पेशल प्रिविलेजेस, खास सुविधाएं, और ग्रांट मतलब छूट देना, ये सभी चीज़ें जो है उन्हें मिल सकें। इसका मेन यही था कि जो है वो टैक्स जो वो पे कर रहे थे, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उन्हें वो छूट मिल जाए, और ट्रेड के लिए उन्हें कोई भी जो है वो मतलब उनके बीच में कोई भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते थे। वो पूरी तरह से छूट चाहते थे, और ना उन्हें टैक्स देना पड़े और ना ही उन्हें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो है वो टैक्स पे करना पड़े। तो मेन यही था कि वो उनको जो है नवाब को, जो बंगाल का नवाब था, उसको जो है एज ए पपेट यूज़ कर रहे थे वो, ठीक, कठपुतली की तरह, ठीक है। आफ्टर द मुगल ए न्यू पावर दैट वाज एमर्जिंग इन इंडिया, यानी कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर की रीडिंग में भी कि जो मुगल एम्परर था, स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर था, लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था औरंगजेब। उसके बाद जो है कौन थे जो पावर में आए थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना 18th सेंचुरी का जो सेकंड मिड था आपका, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन पावर आई एज ए ट्रेडर्स की फॉर्म में, नॉट ए रूलर्स, ठीक है, वो थे आपके ब्रिटिश। देखिए बच्चे मेरे को लगता है कि आपको थोड़ी सी टफ पड़ेंगी लैंग्वेज, इजी क्वेश्चन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चे मैं आपको अगर बिल्कुल इजी भेज दूंगी और आप भी इजी बनाएंगे तो थोड़ा सा
ये है कि आपको टफ़ क्वेश्चन बनाने की जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़े से चेंज करके थोड़ा सा टिपिकल सा जो है वर्डिंग डाल के मैंने आपको दे दिए हैं। सिंपल क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ये बच्चे सभी कर सकते हो आप, ठीक है। तो देन उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द पर्सनैलिटी सीन एज द नेचुरल रीडर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये देखिए आपके बुक के जो है साइड में जो आपकी कोटेशन दे रखी होती हैं या जिनको आप कीवर्ड्स भी बोलते हैं उसमें भी दिया हुआ है ये आंसर, अगर आपको और ज़्यादा डीपली रीड करना हो तो, ठीक है। नेम द पर्सनैलिटी यानी कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जो नेचुरल लीडर्स की फॉर्म में जो है 1857 के रिवोल्ट में सामने आई थी। तो बच्चे आपका जब मैंने आपको रीड करवाया था 1857, वैसे तो आपका ये 1857 का रिवोल्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि बहादुर शाह जफर, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ये है चैप्टर रीड कर चुके हो, ठीक है। तो क्या है कि बहादुर शाह जफ़र जो थे वो आपके जो है मेन लीडिंग पावर भी कह सकते हो, नेचुरल लीडर भी कह सकते हो, तो बहादुर शाह जफ़र थे। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, औरंगजेब वाज द फर्स्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर। तो बच्चे आपके ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन था? बाबर, ठीक है। तो बाबर जो था वो फर्स्ट था जिसने कि सबसे पहले जो है मुग़ल एम्परर को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। तो आपका ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ये आपका फॉल्स होगा। इस तरह से भी आप बना सकते हो क्वेश्चन आंसर। ये मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप चाहे नोट्स की फॉर्म में बनाओ चाहे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में बनाओ, आप इनको ईजिली बना सकते हो। देन उसके बाद है आपका, नेम द मुग़ल एम्परर हु हैड लार्जेस्ट टेरिटरी। मतलब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग की जो सेकंड लाइन थी उसमें आपका बताया गया था कि औरंगजेब जो था वो पावरफुल मुग़ल एम्परर था, उसने की लार्ज टेरिटरी लाइक इंडिया, जो बाद में दे रखा है कि इंडिया के ऊपर अपना रूल किया था, ठीक है। तो ये मुग़ल लार्जेस्ट टेरिटरी पे जिसने कि अपना रूल किया था वो आपका कौन था? औरंगजेब। और इसकी डेथ कब होती है? मैं आपको 1707 में, ठीक है। नेम द रिवर ऑन हुज बैंक ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश। यानी कि कौन सी ऐसी रिवर थी जिस पर कि आपके इंग्लिश जो फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्टर मीन जहाँ पर चीज़ों को जो है स्टोर किया जाता था, रखा जाता था और वहीं से इनको सेल किया जाता था, बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। तो आपकी कौन सी रिवर थी? हुगली रिवर, ठीक है। आपकी कौन सी रिवर थी? हुगली रिवर, जहाँ पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यू कैन से फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की थी। एस्टेब्लिश मीनिंग स्थापित की थी, ठीक है। देन उसके बाद जो है व्हाट वाज द अर्लीस्ट नेम ऑफ द प्रेजेंट डे कोलकाता। यानी कि जो कोलकाता है उसका प्रेजेंट जो आज का नाम अगर हम देखते हैं तो हम कोलकाता बोलते हैं, लेकिन अगर उसका पहले का नाम प्लासी की तरह देखा जाए तो क्या था इसका? कालीकट, ठीक है। तो क्या है कि कोलकाता का जो है वो पहले का नाम कालीकट था। देन उसके बाद आता है बच्चे आपका, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ज़मींदारी राइट, ठीक है, ओवर 3 विलेज ऑफ द नेम। देन ये आपके लिए नया है, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो ज़मींदारी राइट कौन कौन से 3 विलेज पे जो है वो किया था? सुतांती, गोविंदापुर और कालीकट्टा मतलब कोलकाता, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन बच्चे मैंने ऐसे डाले हैं जो आपकी बुक में नहीं हैं, तो बच्चे आप इनको जो है अपनी फेयर नोटबुक में, ये मैंने PDF के थ्रू आपको सेंड कर दूंगी, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन क्वेश्चन के अलावा बच्चे आप मैक्सिमम इस चैप्टर में से जो बच्चे कर सकते हैं 30 से अबव भी जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए बच्चे, आप जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे उतना ही आपको चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपने 1 मार्क्स के फाइंड आउट किए हैं रीड करके, तो आप 3 मार्क्स के भी, 5 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आप
कर सकते हो। मेन आपका मेरा यही मोटिव रहता है कि भाई आप जो है उन चैप्टर को रीड करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के थ्रू। वैसे तो मैं आपको 30 या 50 जो है इसकी रेंज में जो है क्वेश्चन सेंड करती ही रहूँगी। तो क्या है कि आप खुद भी फाइंड आउट करोगे बच्चे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। इससे आपको चैप्टर की रीडिंग की हैबिट पड़ेगी और आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि आप सभी बच्चे जानते होंगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो है सी रूट से जो है पहले ट्रेड होता था और किसने इसको डिस्कवर किया था। तो ये था आपका वास्को डी गामा और टाइम पीरियड कौन सा था, 1498। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी नेक्स्ट फ्राइडे को, जो भी आपकी जब हमारी टर्न आएगी। देन उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, कि लास्ट जो पावरफुल मुगल रूलर लास्ट का सबसे कौन सा था, औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आप जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद है नेम द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। जैसे मैं आपको अभी चैप्टर की रीडिंग में बताऊंगी साथ साथ में आपको, तो उसमें से इनके अलावा भी आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि नेम द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, कि बंगाल का जो है वो फर्स्ट नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खान। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1858 बहादुर शाह जफ़र वाज अरेस्टेड बाय, यानी कि उस टाइम पे कौन था जिसने कि गवर्नर जनरल कह सकते हो, या मतलब कौन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल फॉलो करवा रहा था, वो था आपका कैप्टन हॉडसन। ये आपका चैप्टर में भी है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि जिसने कि बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट किया था। देखिए बच्चे, आप ये मत सोचिए कि भाई आप मैं 1858 की भी बात कर रही हूँ और आपका सेकंड चैप्टर की भी बात कर रही हूँ। देखिए बच्चे, हिस्ट्री का है ना एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप हिस्ट्री शुरू करोगे तो 1857 तक आप सीधे ही पहुँच जाओगे, अगर चैप्टर को आपने डीपली रीड किया होगा तो। ठीक है, तो क्या है कि ये जो चैप्टर है वो 1858 से भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर इसमें औरंगजेब की बात हो रही है तो बहादुर शाह जफ़र भी जो है वो लास्ट एम्परर था, लेकिन पावरफुल की अगर हम बात करें तो उसमें हम औरंगजेब का नाम देंगे। वैसे अगर हम बात करते हैं तो बहादुर शाह जफ़र का नाम देंगे। तो क्या है बच्चे, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर जो है आपका थोड़ा सा लिंक रखता है 1857 के रिवोल्ट से, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन को जो है इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो आप जो है इसको जो है, क्योंकि अगर हम औरंगजेब की बात करें तो वो मुग़ल एम्परर था, अगर बहादुर शाह जफ़र की बात करें तो वो भी मुग़ल एम्परर था, तो एक दूसरे का इस चैप्टर से कनेक्शन है। देन उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो स्टार्टिंग में ही आपका, ठीक है, चैप्टर के, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, फॉट मतलब किस किस के बीच में लड़ा गया था। एक तो ब्रिटिश थे, सेकंड उसके बाद बंगाल का जो नवाब था, उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। देन उसके बाद आपका आता है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द लोकल रूलर्स, यानी कि जो लोकल रूलर्स थे और कंपनी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद का क्या रीज़न था, दोनों के बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, क्यों मतभेद जो है उनके बीच में स्टार्ट हो गया था। फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्रीज़, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ उन्होंने हुगली रिवर्स के पास जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए थे उसकी फोर्टिफिकेशन मीनिंग होता है कि जैसे किले की तरह ऊंची ऊंची दीवारों को बनवा देना। ठीक है, तो यानी कि फैक्ट्रीज़ के चारों तरफ जो है वो फोर्टिफिकेशन करवाना। ठीक है, ये आपका कंपनी और लोकल रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न था। देन उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, द ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द, ये आपका अलग है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिंडन्स हॉल स्ट्रीट्स, यानी कि ये आपका इस एरिया में जो है ये ईस्ट इंडिया हाउस जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट, ये तो आप जैसे बक्सर का है, प्लासी का है, देन उसके बाद टीपू सुल्तान का जो टाइम पीरियड है, देन उसके बाद आपका मराठास का जो टाइम पीरियड है,
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो ईयर्स आपके आएंगे, इनको आप मैं नाम तो मेंशन नहीं करूँगी वीडियो में, लेकिन एक बच्ची है, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छे से जो है ना ईयर बाय ईयर जो है ये नोट्स भेजे थे, ठीक है, और उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो आप भी बच्चे इसको जो है ईयर बाय ईयर जो है वो आप इसको सेंड कर सकते हो, ठीक है, मेरे पास, और चेकिंग के लिए भी मैं आपका वर्क जो है वो चेक कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चे इसमें आपका क्या है कि जैसे कि आप 1600 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद क्या हुआ तो आप इस तरह से एक चार्ट बना सकते हो, आपको ईजी रहेगा। और उसके सामने आप लिख लीजिए बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब मर्ज हुई, कब औरंगजेब की डेथ हुई। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो आपका जो है 1757 में जो है वो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो फॉट किया गया था। देन उसके बाद आपका आता है डिफाइन प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज क्या होती हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी का मीनिंग क्या है? ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। यानी कि जो ब्रिटिश जो टेरिटरीज़ थी, यानी कि ब्रिटिश ने जो अपने अंडर में टेरिटरीज़ कर रखी थी, जो अपने अंडर में उन्होंने कर रखी थी, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बेस पे उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, ताकि उन्हें रूल करने में कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, जैसे बंगाल, बिहार, इस तरह से। तो इनको जो है क्या बोला जाता था? प्रेसिडेंसीज बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23rd क्वेश्चन, मराठा वाज फाइनली डिफीटेड इन, यानी कि मराठास की पावर के बारे में भी मैं आपको चैप्टर में रीडिंग में मैंने बताया था और अभी भी बता दूंगी, ठीक है, कि मराठा जो थे वो फाइनली कब डिफीट हुए थे? थर्ड जो एंग्लो मराठा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में जो थर्ड वॉर हुआ था, ठीक है, थर्ड, ठीक है, थर्ड जो वार हुआ था एंग्लो और मराठास के बीच में 1817 से 1819 में, ठीक है। ये जो है ये टाइम पीरियड था जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास की पावर को बिल्कुल ही क्रश कर दिया था, बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दिया था, उनको बिल्कुल ही मतलब फिनिश कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए फरमान। फरमान क्या होता है? ये आपका बुक में भी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको। फरमान मीन्ड ए, मतलब फरमान का मीनिंग है एक रॉयल एडिक्ट और एक रॉयल ऑर्डर। जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी जो है वो निकालती है, ठीक है, कोई भी जैसे कि कोई भी सजेशन निकालती है या कोई भी ऑर्डर निकालती है, इसी तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में इसको जो है ये मुस्लिम लैंग्वेज में अगर देखा जाए, उर्दू में देखा जाए तो फरमान बोला जाता था, ऑर्डर था ये एक रॉयल, मतलब जो किंग की तरफ से निकाला जाता था, ठीक है। फरमान जो है आपका जो किंग की तरफ से, इवन इसमें आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंक्लूड होने लग गई थी, तो यानी कि जो गवर्नमेंट मतलब जो किंग की तरफ से या ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी उनकी तरफ से जो ऑर्डर निकाले जाते थे उनको क्या बोला जाता था? फरमान बोला जाता था, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या था? गिव द नेम ऑफ इंडियन रूलर हु फोर्ट एट द बैटल ऑफ बक्सर। यानी कि कौन कौन से रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, जिन्होंने की जो है वो बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो आपका था सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड।